हेलो दोस्तों, जीएस वाणी में आप सभी का स्वागत है। मैं आपका एजुकेटर यश चंद्रा आज आपके सामने एक बड़ा ही महत्वपूर्ण विषय लाया हूं। खासकर उस समय जब आप आने वाले समय में यूपी पुलिस कांस्टेबल और यूपी एएसआई की परीक्षा देने जा रहे हैं, तो इन विषयों की जानकारी आपको बिल्कुल ही होना आवश्यक है। आने वाले समय में आरओआरओ का भी एग्जाम होने वाला है, यूपी पीसीएस प्रीलिम्स का भी एग्जाम होने वाला है और सभी के लिए ये परिवर्तन बहुत आवश्यक है। अभी तक हमारे यहाँ आपने अगर न्यूज़ से अपडेट रहते हैं, देखा होगा आपने कि हमारे भारत के गृह मंत्री अमित शाह जी ने कुछ नए कानून को इंट्रोड्यूस किया है। उसके विषय में उन्होंने सदन में भी डिटेल में बोला था, लेकिन उतने डिटेल में हमें जाने की आवश्यकता नहीं है। तो हमें क्या करना चाहिए, हमें जो नए हमारे लॉज बनाए गए हैं एटलीस्ट उनके बारे में इंट्रोडक्टरी जानकारी तो हमारे पास होनी ही चाहिए। एटलीस्ट बेसिक जानकारी आपके पास होनी ही चाहिए। आप वकील नहीं हैं, आप किसी कोर्ट में आपको जाने की आवश्यकता नहीं है, ना ही आप लॉ की पढ़ाई कर रहे हैं, ना आप जे की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन आपको नए कानूनों की और नए लॉज के विषय में एक बेसिक समझ अंडरस्टैंडिंग होनी ही चाहिए। इसी बात को ध्यान में रखते हुए ये हमारी आज की वीडियो है, जो सभी के लिए, ना केवल आप प्रतियोगी छात्र होने के तौर पर, बल्कि भारत का एक अच्छा नागरिक होने के तौर पे भी आपको इनकी जानकारी होनी चाहिए। चलिए देखते हैं पहले भारतीय न्याय संहिता 2023 बीएनएस। ध्यान रखिएगा, यहाँ पे आई का इस्तेमाल, इंडिया का इस्तेमाल नहीं हुआ है, भारत का इस्तेमाल हुआ है। भारतीय न्याय द्वितीय अधिनियम 2023 का उद्देश्य 1860 के भारतीय दंड संहिता, जिसे आईपीसी कहा जाता था, इंडियन पिनल कोड, को प्रतिस्थापित करना है। आप सोचिए 1860 के भारतीय दंड संहिता के अकॉर्डिंग 2024 का भारत चल रहा था, यानी कि आज तक भारतीय न्याय संहिता अधिनियम 2023 केंद्र सरकार द्वारा पुराने भारतीय दंड संहिता 1860 को बदलने के लिए लाए गए 3 आपराधिक कानून अधिनियम में से एक है। यहां पर इसका इंग्लिश वर्जन है, आप वहां भी देख सकते हैं, वीडियो पॉज करके आप इसे पढ़ सकते हैं या हमारे साथ साथ ही चल सकते हैं। बीएनएस 2 के तहत राजद्रोह अब अपराध नहीं है। इसके बजाय भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता को खतरे में डालने वाले कृत्यों को अपराध की श्रेणी में शामिल किया जाएगा। पहले क्या था, अंग्रेजों के समय था, तो अंग्रेजी राज्य के खिलाफ अगर कोई बात बोलते थे आप, तो वहां पर आपको राजद्रोह धारा 124 के तहत उसकी सजा भुगतनी पड़ती थी। लेकिन यहां पर अब ऐसा कुछ भी राजद्रोह जैसा चीज समाप्त कर दिया गया है। लेकिन अगर आप भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता, यानी कि भारत की सवर्निटी और यहाँ की यूनिटी को अगर आप खत्म करना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको इसे अपराध आपके लिए माना जाएगा और इसके खिलाफ, आपके खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है। बीएनएस 2 के तहत आतंकवाद को एक अपराध के रूप में परिभाषित किया गया है। किसी भी प्रकार के आतंक फैलाना, इसे एक ऐसे कृत्य के रूप में शामिल किया गया है जिसका उद्देश्य देश की एकता, अखंडता, सुरक्षा या आर्थिक सुरक्षा को खतरे में डालना या लोगों में आतंक पैदा करना। तो अब इसकी परिभाषा को बहुत विस्तार दे दिया गया है। संगठित अपराध को अपराध के रूप में परिभाषित किया गया है। संगठित अपराध यानी कि आप किसी समूह बना के या किसी एक बड़े संगठन नेटवर्क के तहत अगर ऐसा काम करते हैं। इसमें क्या है, अपराध सिंडिकेट की ओर से किए गए अपहरण, जबरन वसूली, साइबर अपराध जैसे अपराध शामिल हैं। जाहिर सी बात है 1860 के कानून में साइबर अपराध जैसी चीजें नहीं रही होंगी। छोटे मोटे संगठित अपराध भी अब अपराध की श्रेणी में शामिल होंगे। 5 या अधिक लोगों द्वारा, ध्यान रखिएगा, 5 या अधिक लोग, यानी कि अगर 2 करते हैं, 3 करते हैं, 4 करते हैं, तो वह इसकी श्रेणी में नहीं आएगा। उसके लिए मिनिमम 5 होनी चाहिए संख्या। इनके द्वारा की गई हत्या या गंभीर चोट को अपराध के रूप में परिभाषित किया गया है। तो ये चीज क्या आएगा, मॉब लिंचिंग की जो बात आ रही थी, उसको अब इसकी श्रेणी में रखा जा रहा है और कहा जा रहा है इन आधारों पर नस्ल, जाति, लिंग, भाषा या व्यक्तिगत विश्वास शामिल है। इन आधारों में, यानी कि अगर आप 4, 5, 5 या 5 से अधिक लोग मिलके किसी को इस तरह से नस्ल, जाति, लिंग, भाषा, इन आधारों पर किसी की हत्या कर देते हैं, गंभीर रूप से घायल कर देते हैं, तो इसके तहत आप अपराधी माने जाएंगे। और अगर आपका अपराध सिद्ध हो जाता है, तो आपको कम से कम 7 साल की सजा के प्रावधान है या आजीवन कारावास या मौत की सजा भी मिल सकती है।
लाइफ इम्प्रिजनमेंट और डेथ पेनल्टी। भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 अधिनियम की कुछ और विशेषताओं में देखते हैं। क्या है? 2023 भारतीय साक्ष्य एक्ट 1872 के स्थान पर लाया गया। 1872 का साक्ष्य अधिनियम था। यह IEEA के अधिकांश प्रावधानों को बरकरार रखता है, यानी कि उस समय में कुछ चीजें ऐसी हैं जिनको बरकरार रखा जाता है, जिनमें इकबालिया बयान यानी कन्फेशन, तथ्यों की प्रासंगिकता, बर्डन ऑफ प्रूफ आदि शामिल है। आइए, दो प्रकार के सबूतों का प्रावधान करता है, डॉक्यूमेंट्री और ओरल। डॉक्यूमेंटरी सबूत में प्राइमरी मूल डॉक्यूमेंट और सेकेंडरी जो मूल डॉक्यूमेंट के कंटेंट को साबित करते हैं सबूत शामिल हैं। BSB 2 इस फर्क को बरकरार रखता है। इसमें डॉक्यूमेंट्स की परिभाषा में इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड शामिल हैं। BSB 2 सेकेंडरी सबूत दायरा बढ़ाता है। इसके तहत निम्नलिखित को शामिल किया गया है, जैसे ओरल और लिखित एडमिशंस, यानी कि जो भी तथ्य प्रस्तुत किए जाएंगे, उस व्यक्ति की गवाही जिसने डॉक्यूमेंट की जांच की है, डॉक्यूमेंट्स की जांच में कुशल है, इत्यादि भी शामिल होगा। अधिनियम को कुछ और विशेषताओं में देखें तो भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023, दंड प्रक्रिया संहिता 1973 CRPC के स्थान पर लाया गया है। CRPC गिरफ्तारी, अभियोजन यानी प्रोसिक्यूशन और जमानत की प्रक्रिया प्रदान करती है। BNSS 2 7 साल या उससे अधिक की सजा वाले अपराधों के लिए फोरेंसिक जांच को अनिवार्य बनाता है। फोरेंसिक विशेषज्ञ फोरेंसिक सबूत इकट्ठा करने और प्रक्रिया को रिकॉर्ड करने के लिए अपराध स्थलों का दौरा करेंगे। इस तरह से अगर कोई व्यक्ति ऐसा करता है जो 7 साल या उससे अधिक की सजा होती, तो इसका गवर्नमेंट के पास एक रिकॉर्ड तैयार होगा। ठीक है। और उसके अलावा इसमें क्या होगा कि अगर इस तरह की जांच होगी बाकायदे, तो कभी कभी क्या होता है कि अच्छी तरह से जांच के अभाव में अपराधी या माफ करिएगा वह व्यक्ति जो कि आरोपी है, वह बेवजह सजा काट लेता है लंबी। 7 साल तक तो केवल चार्जशीट फाइल करने में लग जाते हैं या फिर उसकी सुनवाई करने में लग जाते हैं। लेकिन अगर फॉरेंसिक टीम वहां पे जांच करेगी तो कभी कभी ऐसी भी कुछ चीजें आती जिसमें बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा कि अमुक व्यक्ति अपराधी नहीं है। सभी ट्रायल, पूछताछ और कार्रवाई इलेक्ट्रॉनिक मोड में संचालित की जा सकती हैं। इलेक्ट्रॉनिक संचार उपकरणों जिनमें डिजिटल सबूत की संभावना है को जांच, पूछताछ, ट्रायल के दौरान प्रस्तुत करने की अनुमति दी जाएगी। अगर कोई घोषित अपराधी मुकदमे से बचने के लिए भाग गया है और उसकी गिरफ्तारी की तत्काल कोई संभावना नहीं है, तो उसकी अनुपस्थिति में मुकदमा चलाया जा सकता है और फैसला सुनाया जा सकता है। जांच की कार्रवाई के लिए नमूना हस्ताक्षर या लिखावट के साथ साथ उंगलियों के निशान, आवाज के नमूने भी एकत्र किए जा सकते हैं। ऐसे व्यक्ति से भी नमूने इकट्ठे किए जा सकते हैं जिसे गिरफ्तार नहीं किया गया है, तो कहीं से भी किया जा सकता है। तो यहां पर दोस्तों इन 3 कानूनों के विषय में जो अभी हाल फिलहाल में लाया गया है, हमने इसके बारे में यथोचित जानकारी इकट्ठा कर लिया है। हमने वह सारे फैक्ट्स को देख लिया जो आपकी परीक्षा में आगे पूछे जा सकते हैं। आशा करता हूं आप सबको पसंद आया होगा और आपकी परीक्षा में काफी लाभदायक होगा। इसी के साथ इस वीडियो का अंत करते हैं। तब तक के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं और धन्यवाद।